सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स को अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से पावर मिलती है, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स अपने मैजिक का यूज करते हैं, हल्क जैसे कैरेक्टर्स अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। वहीं मार्वल के यूनिवर्स में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी है जो कि अपनी फाइटिंग स्किल का यूज करके अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। एंड आज के वीडियो में मिनी कैरेक्टर्स का रैंकिंग करने वाला है। एंड रैंकिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं कि इस रैंकिंग में मैंने उन्हीं कैरेक्टर्स को लिया है जो कि मैं मूवीज में अब तक दिख चुके हैं या फिर दिखने वाला है, यानी कि सीरीज एंड कॉमिक्स के कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। एंड हाँ, ये जो रैंकिंग मैंने पूरा बनाया है वो मैंने मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्पायर होकर बनाया है, जहाँ पे कैरेक्टर्स को उनकी फाइटिंग स्किल के बेसिस पे पॉइंट दिए गए हैं। तो हाँ, काफ़ी हद तक ये वीडियो मैंने खुद से डिसाइड नहीं किया है, तो कमेंट्स में मुझे गाली मत लिखना। एंड इसके अलावा एक पॉइंट मैं और ऐड कर दूंगा कि आपको ऐसा लगता है कि रैंकिंग का कोई कैरेक्टर ऊपर वाले कैरेक्टर से ज़्यादा पावरफुल है, तो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने कैरेक्टर को सिर्फ उनकी स्किल के बेसिस पे रैंक किया है, न कि उनकी ओवरऑल पावर के बेसिस पे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, गमोरा। तो अपने स्पीशीज की लास्ट बची हुई सर्वाइवर जिसे थैनोस ने अडॉप्ट किया एंड उसे इस तरीके से ट्रेन किया कि गमोरा को पूरी गैलेक्सी के सबसे खतरनाक लोगों में कंसीडर किया जाता है, एंड वो भी सिर्फ उसकी फाइटिंग स्किल के बेसिस पे। एंड गमोरा कितनी ज़्यादा स्किलफुल है वो तो हमने मूवीज में अलग अलग पॉइंट पे देखा ही है, जहाँ पे जेंडार में हुई फाइट के दौरान उसने रॉकेट, ग्रूट एंड स्टार लॉर्ड को अकेले ही हरा दिया था। और फिर भी एमसीयू में तो गमोरा को इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, पर कॉमिक्स की गमोरा के जो फीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, जहाँ पे उसने अपने आप से कई ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले कैरेक्टर्स है, जैसे कि शी हल्क को भी हराया है। एंड उसने अकेले ही सारे एवेंजर्स को हरा के इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट भी किया था। एंड एक पॉइंट पे गमोरा कहती है कि उसने पूरे यूनिवर्स के जो कॉम्बैट स्किल्स है उसमें से 85% को लर्न भी कर लिया है। तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर ऐसे कैरेक्टर इस लिस्ट में नंबर 10 पे है तो नंबर 1 पे आता है तो कितने ज़्यादा ऑसम कैरेक्टर्स होंगे। तो आई रियली सजेस्ट यू कि इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9, ब्लैक पैंथर। तो नंबर 9 पे है किंग ऑफ वकांडा ब्लैक पैंथर, यानी कि टिचाला। एंड अगेन ब्लैक पैंथर कितना ज़्यादा स्किलफुल फाइटर है वो तो हमने मूवीज़ के अलग अलग पॉइंट पे देखा ही है। सिविल वॉर की मूवी में एयरपोर्ट पे हुई फाइट के दौरान ब्लैक पैंथर ने कैप्टन अमेरिका को भी टो टू टो फाइट दी थी। एंड इसके अलावा इन्फिनिटी वॉर में जब हमें रनिंग वाला सीन दिखाया गया था उससे हमें पता चला कि ब्लैक पैंथर का जो हर्व है वो ब्लैक पैंथर को एक सुपर सोल्जर के लेवल की एबिलिटीज देता है। एंड कॉमिक्स में एक पॉइंट पे कैप्टन अमेरिका ने कहा था कि ब्लैक पैंथर के जो रिफ्लेक्सेस है और उसकी जो स्पीड है वो एक रियल लाइफ पैंथर से भी ज़्यादा है। एंड इसी का एक एग्जाम्पल हमने एमसीयू में भी देखा है, जहाँ पे हॉकाई एक एरो को शूट करता है एंड ब्लैक पैंथर उसे अपने हाथों से रोक देता है। पर एक तरीके से ब्लैक पैंथर के इस लिस्ट में पीछे होने का रीजन भी यही है कि अगर ब्लैक पैंथर से उसका हर्ब ले लिया जाता है, जो कि उसकी एम्बाकू एंड किलमॉन्गर के साथ फाइट में हमने देखा था, तब उसके बाद वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। एंड वो अपने वाइब्रेनियम के सूट पे भी काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है, यानी कि वो बुलेट्स वगैरह को डॉज नहीं करता। एंड आपने एक सीन में देखा होगा जब ब्लैक पैंथर लीव करता है, एक कार के ऊपर जाता है एंड उसके पूरे टायर को क्रश कर देता है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर ब्लैक पैंथर के पास अपने वाइब्रेनियम क्लॉज नहीं होंगे तो क्या वो ये करना चाहेगा। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक पैंथर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, पर अगर हम कंपेयर करें फाइटिंग स्किल्स को तो वो लिस्ट में थोड़ा सा नीचे आएगा। नंबर 8, विंटर सोल्जर। तो विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्न्स, जो कि हाइड्रा का बनाया हुआ अपने आप में एक वेपन है और साथ ही साथ वो हर टाइप के वेपन्स को भी चला सकता है। अब विंटर सोल्जर कितना ज़्यादा खतरनाक है वो तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंटर सोल्जर ने अकेले नहीं ब्लैक विडो को हराया था, उसके अलावा उसने कैप्टन अमेरिका को भी मैच किया था। एंड सिविल वॉर की मूवी के दौरान उसने अकेले ने ब्लैक विडो, टिचाला एंड टोनी स्टार्क को भी फाइट दी थी। तो अब बात करते हैं कि अगर विंटर सोल्जर इतना ज़्यादा स्किलफुल है तो फिर वो इस लिस्ट में पीछे क्यों है। तो जब से विंटर सोल्जर हाइड्रा के कंट्रोल से बाहर निकला है, यानी कि जब से उसने अपनी ब्रूटैलिटी को लॉस्ट किया है, तब से वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। एंड फॉल्कन द विंटर सोल्जर में हमने देखा कि वो जॉन वॉकर तक को नहीं हरा पाया था। एंड उसके बाद डोरा मिलाजे ने उसकी क्या हालत की थी वो तो सबको पता है। सो सॉरी विंटर सोल्जर। एंड चलिए बढ़ते हैं लिस्ट में नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7, हॉकाई। तो हॉकाई यानी कि क्लिंट बार्टन अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल फाइटर है, और अगर हम कंसिडर करें उसके एंड गेम के रोनिन फॉर्म को तो उसकी तो बात ही अलग है। और मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हमने ये देखा है, जहाँ पे एवेंजर्स की पहली मूवी के दौरान लोकी हॉकाई का माइंड कंट्रोल करता है एंड फिर अकेला हॉकाई ही एवेंजर्स के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एंड अपने रोनिन फॉर्म में भी हॉकाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड वो गैंगस्टर्स को इतना टाइम भी नहीं देता है कि वो अपनी गन्स को निकाले एंड उसके साथ फाइट करे। अब इसके अलावा हॉकाई के जो कॉमिक्स के फीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है, जहाँ पे एक पॉइंट में हॉकाई ने 5 एरो को एक ही टाइम पे चलाया था एंड उससे उसने 5 हेडशॉट लिए थे।
अब ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगता है। एंड फ्यूचर की एक स्टोरी के दौरान जब हॉकाई ब्लाइंड हो चुका था तो वहाँ पे काफ़ी सारे गैंगस्टर्स थे जिसे हॉकाई ने सिर्फ साउंड का यूज़ करके लोकेट किया था एंड सारे लोगों को मार दिया था। पर अगर हम बात करें कि हॉकाई इस लिस्ट में पीछे क्यों है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हॉकाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट मार्क्समैन है, पर अगर हम बात करें हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तो हॉकाई वहाँ पे थोड़ा सा वीक है। यानी कि वो अपने वेपन्स, बो एंड एरो या फिर स्वॉर्ड पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है और इसीलिए वो नंबर 7 पे है। नंबर 6 डेडपूल। तो अगर ऐसी कोई लिस्ट बन रही हो एंड उसमें हमारा प्यारा दुलारा डेडपूल ना हो, वो तो इम्पॉसिबल सी बात है। एंड डेडपूल की दोनों मूवीज में हमने देखा है कि अपने स्वॉर्ड एंड गन्स के साथ डेडपूल सच में कितना ज़्यादा डेडली है। आई मीन डेडपूल यानी कि वेड विल्सन सिर्फ अपने ब्लेड्स को स्विंग करके ही बुलेट्स को डॉज कर सकता है एंड एक पॉइंट पे तो उसने अपनी ब्लेड का यूज़ करके एक बुलेट को बीच में से काट दिया था। अब इतना ज़्यादा फोकस्ड एंड प्रिसाइज ब्लेड चलाना तो और कोई कैरेक्टर नहीं कर सकता। एंड इसी के साथ साथ डेडपूल ने एक ऐसा शॉट लिया था जिसमें एक ही गन के एक बुलेट से उसने 3 लोगों को मार दिया था। और डेडपूल की इन स्किल्स को जब उसके हीलिंग फैक्टर के साथ मिला दिया जाता है तो एक काफ़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है। एंड कॉमिक्स में डेडपूल ने थैनोस को भी डिफीट किया है और साथ ही साथ डेडपूल के मार्वल यूनिवर्स की स्टोरी लाइन के दौरान उसने मार्वल के हर एक सुपर हीरो को अकेले मारा है, वो भी सिर्फ अपनी स्किल्स के बेसिस पे। और हाँ, मेरे हिसाब से एंड ऐसा कॉमिक्स में भी कहा गया है कि डेडपूल का जो फाइटिंग स्टाइल है वो अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से काफ़ी ज़्यादा रफ है। आई मीन वो कई बार अपने आप को गोली लगने देता है एंड अगर वो एक नॉर्मल ह्यूमन होता तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था एंड इसीलिए वो इस लिस्ट में पीछे है। एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम किसी की भावनाओं को भी आहत नहीं करना चाहते। नंबर 5 ब्लैक विडो। तो नंबर 5 पे है ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानोफ, जिसे बचपन से ही रेड रूम प्रोग्राम के अंदर ट्रेन किया गया एक डेडली असासिन बनने के लिए। और यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि नताशा इस लिस्ट में इतनी ऊपर क्यों है। आई मीन उसका जब फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था आयरन मैन की सेकंड मूवी में, तब भी जो फाइट हमें उसकी दिखाई गई थी वो काफ़ी ज़्यादा औसम थी। एंड इसके अलावा उसने अपने स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी किया है, जहाँ पे एवेंजर्स की मूवी में एक चेयर से बंधे होने के बावजूद उसने काफ़ी सारे लोगों को ऐसा ही हरा दिया था। एंड उसके बाद आगे जाकर तो उसने प्रॉक्सिमा मिडनाइट से भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है एक ह्यूमन के कंपैरिजन में। ब्लैक विडो को इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि वो किसी भी टाइप के वेपन को चला सकती है और उसके जो एक्रोबैट्स है वो किसी ओलंपिक्स लेवल के चैंपियन जैसे है। एंड उसके अलावा उसके ड्राइविंग स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा औसम है और कॉमिक्स में उसने जो फीट्स अचीव किए हैं वो तो मैं यहाँ पे गिना भी नहीं सकता। एंड अब ब्लैक विडो की जो मूवी आने वाली है वहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ब्लैक विडो का काफ़ी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट में नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स को इस लिस्ट में नंबर 4 पे रखा गया है। एंड इस चीज़ को देख के जो लोग मन में गंदी से गंदी गाली सोच चुके हैं कमेंट में लिखने के लिए, उन्हें मैं बता दूं कि ये जजमेंट मेरा नहीं है। मार्वल की वेबसाइट पे कैप्टन अमेरिका को स्किल के बेसिस पे 7 में से 6 पॉइंट दिए गए हैं और इसके ऊपर के जो कैरेक्टर है वो सारे 7 में से 7 पॉइंट वाले हैं। एंड यहाँ पे ये पूरा जो रैंकिंग है वो सिर्फ स्किल के बेसिस पे है, तो इसीलिए कैप्टन अमेरिका इस लिस्ट में नंबर 4 पे है। एंड इस चीज़ को मैं आगे जाके प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ब्रुकलिन का एक नॉर्मल सा लड़का जो कि आगे जाके कैप्टन अमेरिका बना और अपने कभी न हार मानने वाले एटीट्यूड की वजह से वो बना मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स। एंड कैप्टन अमेरिका ने हमेशा अपने आप को पहले से बेटर बनाया है और इस चीज़ को हमने देखा अवेंजर्स एंड गेम में, जब कैप्टन अमेरिका ने अपने ही पास वाले वर्जन को डिफीट कर दिया। और मूवीज में और भी एग्जाम्पल है जो कि हमें दिखाते हैं कि कैप्टन अमेरिका कितने ज़्यादा स्किलफुल है, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने एक छोटे से एलिवेटर में हाइड्रा के कई सारे एजेंट्स को हरा दिया था। कैप्टन अमेरिका ने सिविल वॉर की मूवी के दौरान आयरन मैन को भी हराया था जो कि अपने आर्मर में था और कैप्टन अमेरिका के मूव्स कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। और इसके अलावा कैप्टन अमेरिका जिस तरीके से अपनी शील्ड का यूज़ करते हैं वो तो फिजिक्स के लॉस को भी हरा चुके हैं। और अगर हम बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका ने कई सारे कैरेक्टर्स को डिफीट किया है जहाँ पे मैं उन्हें गिना भी नहीं सकता। एंड इसके अलावा कैप्टन अमेरिका ने 50 से ज़्यादा मार्शल आर्ट में अपने आप को एक्सपर्ट बनाया है। सुपर सोल्जर सीरम ने उनकी फिजिकल एबिलिटीज़ को तो इंक्रीज किया ही है, पर कैप्टन अमेरिका ने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन किया है कि वो कोई भी नई फाइटिंग स्टाइल काफ़ी जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे तो हम सिर्फ स्किल्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, पर अगर कैप्टन अमेरिका की स्किल्स को कंबाइन कर दिया जाता है उनकी सुपर सोल्जर की स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज़ के साथ, तो कैप्टन अमेरिका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर के दौरान उन्होंने डीसी के सबसे ज़्यादा बेस्ट फाइटर यानी कि बैटमैन को भी टक्कर दी थी। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बैटमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका पे एक वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चलिए टारगेट करता है 150 लाइक्स का। नंबर 3 वुल्वरीन।
तो नंबर 3 पे है जेम्स हॉवलेट यानी कि वुल्वरीन। एंड आई नो कि काफ़ी सारे लोग इस बात से ऑफेंड हो जाएंगे कि यहाँ पे वुल्वरीन जो है वो कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक विडो से आगे क्यों है। तो उन्हें मैं बता दूं कि कैप्टन अमेरिका ने कॉमिक्स में एक पॉइंट पे खुद कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद वुल्वरीन को नहीं हरा सकते। एंड ब्लैक विडो को तो खुद वुल्वरीन ने एक पॉइंट पे ट्रेन भी किया है, तो आप सोच ही सकते हैं कि वुल्वरीन कितना ज़्यादा स्किलफुल होगा। वुल्वरीन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी एजिंग स्लो है, यानी कि उसकी लाइफ कहीं 100 साल तक की है और इसकी इसी लंबी लाइफ में उसने कई सारे वॉर को लड़ा है एंड मिलिट्री की ट्रेनिंग भी ली है। उसके अलावा वुल्वरीन ने निंजा एंड सामुराई की जो फाइटिंग स्किल्स होती है उसमें भी अपने आप को ट्रेन किया है और इसलिए वुल्वरीन इतना ज़्यादा स्किलफुल है। और अगर आपने फॉक्स के एक्समैन मूवीज देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि इस लिस्ट में वुल्वरीन नंबर 3 पे क्यों है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि वुल्वरीन भी डेडपूल की तरह अपने हीलिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है, पर उन्हें मैं बता दूं कि कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन ओल्ड मैन लोगन के दौरान वुल्वरीन ने अकेले ही पूरी एक्समैन की टीम को मार दिया था एंड उसके अलावा अपना हीलिंग फैक्टर ना होने के बावजूद उसने हल्क को भी हरा दिया था, वो भी सिर्फ अपनी फाइटिंग स्किल के बेसिस पे। और इसी के साथ साथ वुल्वरीन की 2013 की मूवी में और लोगन की मूवी में जहाँ पे ओल्ड वुल्वरीन की स्टोरी हमें दिखाई गई थी, वहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि अपना हीलिंग फैक्टर ना होने के बावजूद भी वुल्वरीन कितना ज़्यादा खतरनाक है। नंबर 2 शैंग-ची। तो नंबर 2 पे है शैंग-ची। और जैसे कि मैंडरिन ने खुद कहा था कि मैंडरिन ने इस तरीके से शैंग-ची को ट्रेन किया है कि वर्ल्ड के सबसे खतरनाक लोग भी शैंग-ची को नहीं मार सकते। और अब जबकि शैंग-ची की मूवी हमें दिखने वाली है तो शैंग-ची एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस लिस्ट में नंबर 2 पे आना डिजर्व करता है। शैंग-ची को मास्टर ऑफ कुंग फू भी कहा जाता है और शैंग-ची ने इस प्लेनेट पे जितनी सारी मार्शल आर्ट है उन सभी को सीख लिया है। शैंग-ची इतना ज़्यादा स्किलफुल है कि वो सिर्फ एक ही टच से किसी पर्सन को मार सकता है। और कॉमिक्स की एक स्टोरी के दौरान एरीज ने ऐसा कहा था कि शैंग-ची एक अकेला ऐसा इंसान है जो कि एक इंसान होने के बावजूद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी गॉड तक को हरा सकता है। शैंग-ची एक ऐसा फाइटर है जो कि फाइट के दौरान अपने मेंटल पीस को भी मेंटेन करता है और उसने मेडिटेशन करके अपनी इंटरनल एनर्जी को इस तरीके से डेवलप किया है कि वो फाइट में उसका यूज़ कर सकता है और उसे ची एनर्जी कहा जाता है। ची एनर्जी का यूज़ करके शैंग-ची अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, अपनी स्पीड को तक बढ़ा सकता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो ची एनर्जी का यूज़ करके शैंग-ची नेचर के फोर्सेस तक को एक्सेस कर सकता है। और कॉमिक्स में ऐसा हुआ भी है जब एक पॉइंट पे एक ड्रैगन के साथ हो रही फाइट के दौरान शैंग-ची ने क्वांटम रिम तक को एक्सेस कर लिया था एंड पिम पार्टिकल्स का यूज़ करके उस ड्रैगन को छोटा बना दिया था। और ये जो ची एनर्जी है वो शैंग-ची को बॉन्ड के साथ नहीं मिली, ना ही किसी सिरम की वजह से मिली है, बल्कि इस एनर्जी को उसने अपने आप में डेवलप किया है और एक तरीके से ये जो ची एनर्जी है वो शैंग-ची की स्किल ही है। तो एंड गेम में जब ब्लैक विडो की डेथ हो गई थी और कैप्टन अमेरिका भी ओल्ड हो गए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि एमसीयू में जो फाइट सीक्वेंसेस हमें अब तक देखने को मिले हैं वैसी फाइट अब हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी। पर अब जब शैंग-ची एमसीयू को ज्वाइन करने वाला है तो आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होगा। नंबर 1 टास्क मास्टर। तो टास्क मास्टर, जिसका रियल नेम एंटोनी टोनी मास्टर है, उसे मार्वल के यूनिवर्स का बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सपर्ट माना जाता है। और अब जबकि ब्लैक विडो के मूवी ट्रेलर में हमें टास्क मास्टर दिख चुका है तो उसे तो हमें इस रैंकिंग में कंसिडर करना ही होगा। अब टास्क मास्टर की पावर यह है कि उसके पास फोटो रिफ्लेक्सिस एंड फोटो मेमोरी है, यानी कि अगर वो किसी इंसान को कुछ भी करता हुआ देखेगा या फिर फाइट करता हुआ देखेगा तो वो तुरंत ही उसे कॉपी कर सकता है। एंड अगर टास्क मास्टर किसी ऐसे कैरेक्टर के साथ फाइट करेगा जिसने अपनी फाइटिंग स्टाइल को काफ़ी सालों में डेवलप किया है तो टास्क मास्टर कुछ ही मिनटों में उस फाइट को सीख लेगा एंड उसमें उसी कैरेक्टर जितना एक्सपर्ट भी बन जाएगा। और अपनी काफ़ी लंबी कॉमिक बुक हिस्ट्री में टास्क मास्टर ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स के साथ फाइट की है कि अब वो ऑलमोस्ट हर एक सुपर हीरो की फाइटिंग स्टाइल को जानता है और उनके वेपन्स को चला सकता है। और ऐसे ही हमने ब्लैक विडो के ट्रेलर में भी देखा जहाँ पर टास्क मास्टर ब्लैक पैंथर के क्लॉस का यूज़ कर रहा था, कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड का यूज़ कर रहा था और हॉकाई की तरह बो एंड एरो का भी यूज़ कर रहा था। और कॉमिक्स में टास्क मास्टर डेडपूल, पनिशर, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और भी कई सारे कैरेक्टर्स पे भारी पड़ चुका है। अब मूवी में देखते हैं कि हमें टास्क मास्टर का कैसा वर्जन दिखाया जाता है। तो अब मार्वल के यूनिवर्स में से आपका फेवरेट फाइटर कौन सा है, नीचे कमेंट कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।